चलिए तो देख लेते हैं आज का टॉपिक। और आज अपना टॉपिक होने वाला है कूलाम का नियम, जो इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे लेकर के आगे के बहुत सारे चैप्टर को समझने और पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम बनाया किस लिए गया है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, आप एक चीज पढ़ चुके हैं कि आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात कहने का मतलब सजातीय आवेश यदि एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, और यदि विजातीय आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच आकर्षण होगा। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यदि एक धनावेश को एक ऋणावेश के पास लेके आएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज को एक निगेटिव चार्ज के पास लेके आएंगे, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि आप एक धनावेश और एक धनावेश को पास में लेके आते हैं, मतलब ये सजातीय आवेश हो गए हैं, तो इन्हें यदि आप पास में लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे, मतलब रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे बाहर की ओर जाने के लिए। इन दोनों कंडीशन में, चाहे खींचना हो चाहे एक दूसरे को दूर हटाना हो, दोनों कंडीशन में इन आवेशों को लगाना पड़ता है बल, यानी इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ये बल होता कितना है, अर्थात कहने का मतलब हो रहा है कि यदि आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचे या एक दूसरे को अपने से दूर हटाए, तो दूर हटाने और खींचने के लिए उन्हें एक बल की जरूरत पड़ेगी। तो वो उस बल का मान कितना होगा, वो बल होगा कितना, यही बल का मान निकालने के लिए एक वैज्ञानिक जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, इन्होंने एक नियम दिया। यह समस्या एक बहुत जटिल समस्या थी, क्योंकि ये आवेश छोटे आकार के होते हैं, इनके बीच में लगने वाला बल निकालना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम नामक एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इनके बीच लगने वाले बल का मान निकालने के लिए एक नियम दिया, जिसे बोला जाता है कूलाम का नियम। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपने नियम में कहा क्या था। तो उससे पहले आप दो लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने। कूलाम ने क्या कहा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी सजाती और विजाती दोनों कंडीशन में ये नियम लागू होता है। यहाँ पर इसीलिए लिख दिया गया है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कहना था कूलाम का। अब इसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम देख लेते हैं, गणितीय रूप में इसके नियम को देखेंगे तो ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो देखें, मान लीजिए हमारे पास, यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि माना कि हमारे पास Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश का मतलब होता है एक छोटा सा आवेश। परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं या स्थित है। यहां हम देख लेते हैं कि Q1 और Q2 परिमाण के हम दो बिंदु आवेश लेकर के उनको एक दूसरे से r दूरी पर रख देते हैं। तो इस नियम को समझते हैं इसकी सहायता से। तो देखें, हम एक आवेश यहां पर रख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम Q1 है, और एक आवेश को रख देते हैं यहां पर, इसका नाम Q2 है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको हम मान लेते हैं r, इस वाली दूरी को हम मान लेते हैं ये r है। तब हम ये देखेंगे कि इनके बीच में बल कितना लगेगा। अब ऐसा कूलाम बोल रहे हैं, उसी प्रकार से उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो बल को किससे डिनोट करते हैं, F से। तो F क्या कहता है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल। तो आवेश आपके कौन कौन से, Q1 और Q2। तो क्या बात हुई, आवेशों के गुणनफल अर्थात इनका गुणा करना है, और उसके क्या होता है, समानुपाती। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा था कि इनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। एक बात तो यहां तक हो गई है। दूसरी बात वो क्या करें, तथा उनके बीच की दूरी के, देखिए F
क्या कह रहे हैं, उनके बीच की दूरी, उनके आवेशों के बीच की दूरी अर्थात कितनी है, आर। तो दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 और ये चिन्ह लग जाएगा प्रोपोर्शनल का। ये बात कूलाम ने कहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही चीज कूलाम ने अपने नियम में बता दिया। अब हम इन्हें क्या करें, दोनों समीकरणों को हम मिला देते हैं, क्योंकि दोनों में F की वैल्यू निकल रही है। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मिला देते हैं आपस में। यहां से एक जानकारी निकल रही है, उसको आप समझ लें क्या होता है। ये बीच का चिन्ह समानुपाती का है। ये क्या कह रहा है, Q1 और Q2 को यदि आप बढ़ाते हैं अर्थात इनकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती चिन्ह का ये अर्थ ही होता है कि यार यदि आप दोनों में से किसी साइड एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरे साइड का अपने आप बढ़ जाएगा, पहले साइड की यदि आप घटाएंगे तो दूसरे साइड का अपने आप घट जाएगा। तो यदि हम आवेश की मात्रा बढ़ा दें तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती है F के। तो ये कहने का अर्थ ये हो रहा है कि यदि आप आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से दूरी में हम देखें तो दूरी क्या है, 1/r स्क्वायर है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती यहां पर यदि आप इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, आप दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ही होता है यदि आप एक साइड को आप बढ़ाएंगे दूसरा साइड अपने आप घट जाएगा। तो आवेशों के बीच की दूरी आप बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच लगने वाला बल घटता जाएगा, क्योंकि ये होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब हम समीकरण 1 2 को मिला दिए हैं। तो देखिए इस चिन्ह को हमें हटाना होता है, क्योंकि जब तक ये चिन्ह लगा रहेगा तब तक अर्थ ये हो रहा है कि इनको आप बढ़ाते घटाते जाएंगे तो ये भी बढ़ता घटता जाएगा। हम अब चाहते हैं कि हम इधर बढ़ाते घटाते रहे तो इसमें कोई फर्क ना पड़े, तो हमें ये चिन्ह हटाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा खेला घटने और बढ़ने का चिन्ह के कारण ही होता है। ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह समानुपाती का लगा होता है, इसी के कारण ये घटना होती है कि आप बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो हम एक काम करते इस चिन्ह को हटा देते हैं। तो जब इस चिन्ह को हम हटाते हैं इसके जगह पर इक्वल आ जाता है, बराबर हो जाता है, और एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आ जाता है, नियत करने वाला। नियतांक अर्थात नियत करने वाला, क्योंकि अभी बढ़ रहा था वो नियतांक लगा दिए तो नियत हो जाएगा, रुक जाएगा वो। तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये आपको हम लिख लिए हैं और आप इस चिन्ह की जगह पर ये दो चीजें आपको प्राप्त हुई, बराबर और K। अब देखें ये K क्या होता है उसकी हम बात कर ले। तो यहां हम K के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए ये जो कांस्टेंट आपके पास आया है नियतांक K, ये क्या है, एक अनुपातिक नियतांक होता है और इसका मान, क्योंकि K नियतांक ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो K का मान आवेशों के बीच के माध्यम, यानी इन आवेशों के बीच में जो ये खाली जगह दिख रही है आपको, इसके बीच में आप कौन सा माध्यम रखें। कौन से माध्यम का मतलब, या तो आप कुछ नहीं रखे हैं यानी उस जगह को हम क्या बोलेंगे, निर्वात, या आप उसकी जगह वायु रखे हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में वायु है, या इनके अलावा यहाँ पर पानी रखा हुआ है, या कागज रखा हुआ है, या मोम रखा हुआ है। तो ये जो K होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन माध्यमों पर, यानी आवेशों के बीच में रखा क्या गया है। क्या केवल आवेश भर है, मतलब यहाँ का स्थान बिल्कुल खाली है, या इनके बीच में वायु है, या इनके बीच में पानी है, या कागज है, या मोम है। इन्हीं बातों पर डिपेंड करता है K का मान। साथ ही मात्रक पद्धतियों पर निर्भर करता है, यानी K की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, आवेशों के बीच के माध्यम पर और मापन पद्धतियों पर। अब हम देख लेते हैं कि कौन से माध्यम के लिए कौन सी पद्धति में K का मान क्या होगा। तो पहले हम बात करें एसआई पद्धति की, एसआई यूनिट की बात कर ले। एसआई पद्धति में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो एसआई पद्धति में देखें, यदि वायु या निर्वात है तो उसके लिए एक अलग रहेगा मान, और यदि उसके अलावा ये चीजें हैं तो उसके लिए अलग रहेगी वैल्यू।
तो वायु, पहली कंडीशन इसमें हम डाल के लिख लेते हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। ये यहां पाई के बारे में तो आपको पता होता है, केवल बचा कौन, एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन होता है माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि इनके बीच में उपस्थित विद्युत क्षेत्र को तोड़ना या कम करना। तो हर एक माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात हर एक माध्यम की विद्युत क्षेत्र हटाने की या उसको तोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। वायु की अलग होगी, पानी की अलग होगी, कागज की अलग होगी, मोम की अलग होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, वायु निर्वात के लिए। तो वायु और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट यहां ली जाती है विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 गुणे 10 की घाते 9। एक चीज और, ये जो एप्सिलॉन नॉट दिया गया है इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। तो इसे यदि आप सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो इतनी वैल्यू निकल के आती है। तो आप एक काम करें, इसके जगह पर लिख दें, इसको बना ले समीकरण 3, और यहां पर आप लिख दें समीकरण 3 में k का मान रखने पर, तो रख दें तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू बनेगा, k के स्थान पर ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आ गया कूलॉम के नियम का फर्स्ट सूत्र, पहला सूत्र है। इसका उपयोग आप कब करेंगे, जब आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो, यानी हवा हो या निर्वात हो, मतलब उस जगह पर कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस हो, खाली स्पेस हो। अब हम बात कर ले कि यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु निर्वात के अलावा कुछ हो, पानी हो, कागज हो, मोम हो, अभ्रक हो, तब क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हम बी नंबर कर देते हैं, वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, तब k की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल k। ये स्मॉल k होता है इनका परावैद्युतांक। पानी, मोम, कागज, वायु के अलावा यदि कोई माध्यम होता है तो उसका परावैद्युतांक होता है ये k। यहां हम लिख देते हैं, जहां k, या यहीं पर हम लिख देते हैं कि जहां k माध्यम का परावैद्युतांक है। और आपके पास जो ये शब्द निकल के आ रहे हैं विद्युतशीलता का, परावैद्युतांक का, इनको एक अलग से टॉपिक लेके हम समझा देंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे कि ये परावैद्युतांक क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होती है। फिलहाल अभी कूलॉम के नियम को हम देख लेते हैं। तो अब इसको भी हम रख देते समीकरण 3 में। तो देखिए समीकरण 3 में k का मान रख देते, क्या हो जाएगा, F इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k स्मॉल k इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये इस सूत्र का उपयोग आपको तब करना है जब आवेशों के बीच में वायु निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम होता है। तो एसआई पद्धति में ये दो कंडीशन आई है कि आवेश के बीच में वायु निर्वात है तब आप इसका उपयोग कर ले, यदि इनके अलावा कोई माध्यम जिसका उपयोग कर ले। अब हम देख लेते हैं इसको सीजीएस पद्धति में। चूंकि यहां लिखा हुआ है क्या कि माध्यम एवं मात्रक पद्धतियों पर निर्भर करता है। मात्रक अलग अलग मात्रक पद्धति में इस के की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब हम देखते हैं सीजीएस पद्धति में। तो देखें सीजीएस पद्धति की हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में भी हम दोनों कंडीशन में निकालेंगे, उनके बीच वायु या निर्वात हो या इनके अलावा कोई माध्यम हो। तो वायु या निर्वात के लिए ये जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1 सीजीएस पद्धति में। तो इसको भी हम एक समीकरण 3 में रखें
का जो समीकरण 3 था में रखने पर तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1, हाँ, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। K की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो यदि आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला निकल के आया है सीजीएस पद्धति में जब उनके बीच का माध्यम बाह्य निर्वात हो। यदि इसी को हम अन्य माध्यम के लिए निकालें, बाह्य निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, तो K की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन K। जिस प्रकार से एसआई में आपने किया था, एसआई में क्या किया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ गया था, यहाँ स्मॉल के परावैद्युतांक आया था, तो यहां भी परावैद्युतांक आ जाएगा। और इसके वैल्यू एसआई पद्धति में, जैसे एसआई पद्धति में आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1। इसको भी यदि हम समीकरण 3 में रखें तो क्या हो जाएगा, F इंटू 1 अपॉन K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलाम का नियम। अब इन नियमों की सहायता से आप, ये जो सूत्र बने हैं, इन नियमों की सहायता से आप किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इस नियम में कुछ चीजें हम आपको और बता देते हैं, जैसे F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस फार्मूले में हम क्या देख लेते हैं, इस सूत्र में हम देखते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश पे डिपेंड करता है, बात हम बता चुके, जितना आप आवेश बढ़ाएंगे उनके बीच का बल बढ़ता जाएगा। दूसरी बात दूरी, यदि उनके बीच की दूरी को आप बढ़ाएंगे, दूरी देखिए दूरी कहाँ है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये दूरी को आप बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल भी आपका घटता जाएगा, लगने वाले बल का मान घट जाएगा। यदि हम इसकी बात करें, विद्युतशीलता की बात करें, यदि आप इनके बीच की विद्युतशीलता बढ़ाएंगे, मतलब एक ऐसा माध्यम रखेंगे जिसकी विद्युतशीलता अधिक होती है, विद्युतशीलता अर्थात जिसके अंदर क्षमता इनके बीच के विद्युत प्रभाव को तोड़ने की ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा क्षमता रहेगी तोड़ने की, उसकी विद्युतशीलता उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो विद्युतशीलता यदि आप बढ़ाएंगे तो ये है किसमें, व्युत्क्रमानुपाती में। तो यदि आप विद्युतशीलता बढ़ाते जाएंगे तो उसके आवेशों के बीच लगने वाला बल भी घटता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात कहने का मतलब यदि यहाँ पर वायु या निर्वात इन आवेशों के बीच में वायु रखी हुई है तब कुछ अलग बल लगेगा। यदि इसी की जगह पर हम पानी रख देते हैं, दोनों आवेशों के बीच पानी रख देते हैं या कांच रख देते हैं, तब इनके बीच लगने वाला बल कमजोर पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी विद्युतशीलता होती है ज्यादा, ये इनके बीच के प्रभाव को ज्यादा नष्ट करेगा, ज्यादा तोड़ेगा। तो ये बात हो गई कूलाम के नियम के बारे में। हालांकि अभी कूलाम का नियम कंप्लीट नहीं हो, इसमें बहुत सारी चीजें देखने आपको बाकी है, उनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। उसी में आपको हम दिखाएंगे विद्युतशीलता के बारे में, ये विद्युतशीलता क्या होती है, साथ ही परावैद्युतांक, एकांक आवेश, इन चीजों की बात हम करेंगे अगली क्लास में। जब आपके समझ में कूलाम का नियम आएगा तभी ये चीजें समझ में आएगी। तो फिलहाल आप इसे देख लें, इसे समझ लें, और समझने के बाद इसको फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो एक नए टॉपिक के साथ, जो अपना टॉपिक होगा विद्युतशीलता का, एकांक आवेश का, जिनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। चले आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।